टीचर्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है तो हम एंजाइम को ही आगे पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे दो टॉपिक्स आएंगे इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है इनहिबिटर्स एंड सेकंड है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होते हैं और इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये हमारे एंजाइम वाले टॉपिक का थर्ड पार्ट होगा, जिसके अंदर हम एंजाइम वाले टॉपिक को ही आगे पढ़ेंगे कि एंजाइम के अंदर ही कोफैक्टर क्या होते हैं, इनहिबिटर्स क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं इनहिबिटर्स। फर्स्ट हम एक टर्म देखते हैं कि ये दोनों किन चीजों के अंदर आते हैं। जब हमने एंजाइम पढ़ा था तो एंजाइम के अंदर हमने क्या देखा था कि एंजाइम जो होते हैं उनके अंदर एक एक्टिव साइट होती है। ठीक है, इस एक्टिव साइट के ऊपर कौन आके ऐड होता है, सबस्ट्रेट। इस एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट आकर जुड़ जाता है। सबस्ट्रेट आकर यहाँ पर ईएस कॉम्प्लेक्स बनाता है, ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है और इस ईएस कॉम्प्लेक्स से हमारा बाद में प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो सिंपल प्रोसेस है, जिसके अंदर हमारे एंजाइम के अंदर एक जो है सक्रिय स्थल है, इस सक्रिय स्थल पर अगर हमारा सबस्ट्रेट जुड़ गया, ईएस कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम में सक्रियण ऊर्जा ईए को डिक्रीज किया और प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये जो एंजाइम होते हैं जिनके अंदर किसी और जो नॉन सबस्ट्रेट पार्ट है उसको एंजाइम की जरूरत नहीं रहती, तो ये तो हमारे होते हैं ट्रू एंजाइम्स। ट्रू एंजाइम्स, ठीक है, ट्रू एंजाइम्स जैसे हमारे पैप्सिन, ट्रिप्सिन, ये जो है वो ट्रू एंजाइम है, मतलब इन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे ट्रू एंजाइम्स है। ठीक है, अब हमारे सेकंड आता है कि नॉन सबस्ट्रेट पार्ट, नॉन सबस्ट्रेट पार्ट जो कि एंजाइम से ऐड होकर या तो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, एक्टिविटी जो है इंक्रीज, ठीक है, या फिर एक्टिविटी डिक्रीज। यदि वो एक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है तो उसे बोलेंगे एक्टिवेटर, उसे क्या बोलेंगे, एक्टिवेटर। ठीक है, नाम से पता चल रहा है एक्टिवेटर का मतलब जो एक्टिव कर रहा है, जो एंजाइम के साथ जुड़ता है, वो एंजाइम के अंदर और भी जो साइट्स प्रेजेंट होती है वहां पर आकर एक्टिवेटर जुड़ते हैं और एंजाइम की रिएक्शनता को बढ़ा देते हैं, जिसे बोलते हैं एक्टिवेटर। सेकंड नंबर पर जो एक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, इनहिबिटर्स, इनहिबिटर। अब हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये जो नॉन सबस्ट्रेट जो पार्ट होता है जो एंजाइम की साइट पर आकर जुड़ता है, उनके लिए एक टर्म है, उसे कहते हैं मॉड्यूलेटर। क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर बोलते हैं, मतलब मॉड्यूलेटर जो है वो टू टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिवेटर, दूसरा होता है इनहिबिटर। एक्टिवेटर्स के अंदर हम पढ़ेंगे कोफैक्टर्स के बारे में और इनहिबिटर जो हम है वो इनहिबिट पढ़ेंगे। ये तो इसकी हो गई प्रस्तावना कि हम ये कोफैक्टर और इनहिबिटर्स हैं क्या, ये जो है एंजाइम के साथ ऐड होकर या तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं या उसकी एक्टिविटी डिक्रीज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं कोफैक्टर्स क्या हैं। ये ट्रू एंजाइम्स थे, अब हम देखते हैं कोफैक्टर्स। फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर जो होलो एंजाइम, होलो एंजाइम मतलब, होलो एंजाइम से क्या मतलब है, होलो मतलब कंप्लीट। तो ये जो एंजाइम है ऑब्वियसली पता चल गया था दो पार्टों से मिलकर बना होता है, तो होलो एंजाइम के अंदर फर्स्ट हमारे आते हैं, होलो एंजाइम मतलब दो चीजों से मिलकर बना होगा ऑब्वियसली। फर्स्ट आता है हमारा एपो एंजाइम, दूसरे हमारे आते हैं कोफैक्टर। एपो एंजाइम जो क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे प्रोटीनियस पार्ट, प्रोटीनस पार्ट। जैसे हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो कोफैक्टर इसके अंदर क्या होगा, हीम होगा। हम कोई एंजाइम की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं परऑक्सीडेज की, परऑक्सीडेज, तो ये जो एंजाइम है वो तो आएगा हमारे एपो एंजाइम के अंदर। होलो एंजाइम जो है वो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर से मिलकर बने रहते हैं। ठीक है, जो कोफैक्टर होता है वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, नॉन प्रोटीनस पार्ट, ऑब्वियसली नॉन प्रोटीनस होगा। तो क्या नॉन प्रोटीनस पार्ट ऑलवेज इनऑर्गेनिक होगा या ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ये बोथ होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हम बात करेंगे हीम की, हीम किस चीज से मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, उसकी मदद से तो पोरफायरिन द्वारा हीम बनता है।
ZN+2 ये हो सकते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, यहाँ तक आ गया। होलो एंजाइम क्या होते हैं? एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। एपो एंजाइम इसके अंदर प्रोटीनियस पार्ट होता है, जबकि कोफैक्टर जो होते हैं वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कोफैक्टर्स जो है तीन तरह के होते हैं। कोफैक्टर कैसे? कोफैक्टर पता चल गया। कोफैक्टर जो होते हैं नॉन प्रोटीनियस पार्ट है हमारे एंजाइम का। फर्स्ट हमारे अंदर आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोफैक्टर्स आर थ्री टाइप्स: प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक ग्रुप। सेकंड हमारा आता है कोएंजाइम्स। थर्ड हमारा आता है मेटल। इसका मतलब है यदि कोफैक्टर एब्सेंट होंगे, ट्रू जो एंजाइम्स होते थे उन्हें रिएक्ट करने के लिए, उन्हें उनकी सक्रिय रिएक्शन के अंदर एक्टिविटी दिखाने के लिए, सक्रिय ऊर्जा कम करने के लिए किसी और समूह की, किसी और तत्व की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन जिन एंजाइम्स को कोफैक्टर की आवश्यकता होती है वो बिना कोफैक्टर के कुछ नहीं कर सकते। वो उनके लिए यदि प्रोस्थेटिक समूह, कोएंजाइम, मेटल जो है वो एब्सेंट होंगे तो वो रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। अब फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब है ऑलवेज अटैच। ऐसा नहीं है कि जब रिएक्शन हो रही है तभी ये प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम से जाके जुड़ता है, जबकि ये जो प्रोस्थेटिक समूह होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह जो होते हैं वो हमेशा ऑलवेज अटैच होते हैं एंजाइम के साथ। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल जो है हमारा वो है हीम। हीम एक प्रोस्थेटिक समूह है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कौन से एंजाइम के साथ जुड़ा रहता है? परऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज प्लस परऑक्सीडेज और कैटालेज। ये दो एंजाइम जो है उनका प्रोस्थेटिक समूह होता है जो हीम। तो इन दोनों एंजाइमों को रिएक्शन करने से ये ऑलवेज जो हीम समूह है वो इनके साथ अटैच रहता है। परऑक्सीडेज, जैसे परऑक्सीडेज प्लस, परऑक्सीडेज क्या करता है? जो H2 प्लस O2 कन्वर्ट इन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो प्रोस्थेटिक समूह जो होते हैं वो ऑलवेज अपने एपो एंजाइम के साथ अटैच रहते हैं। जैसे हीम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो वो अपने जो उसका एपो एंजाइम है जैसे परऑक्सीडेज या कैटालेज इनके साथ हमेशा अटैच रहता है। ये तो हमारे फर्स्ट एग्जांपल हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप का। ठीक है, सेकंड हमारा आता है कोएंजाइम। कोएंजाइम का मतलब है को, ये साथ में बस तभी आते हैं, ये साथ में तभी कोलैबोरेट करते हैं जब इन्हें रिएक्शन करनी रहती है। रिएक्शन के टाइम साथ ओनली, रिएक्शन के टाइम साथ रहते हैं, बाकी टाइम अलग अलग रहते हैं, तो इन्हें बोलते हैं कोएंजाइम्स। ठीक है, तो कोएंजाइम्स के हमारे एग्जांपल होते हैं। कोएंजाइम जो है प्रोस्थेटिक समूह ये हमारा ऑर्गेनिक होता है, हीम ऑर्गेनिक है ऑब्वियसली, कोएंजाइम्स भी ऑर्गेनिक होते हैं क्योंकि कोएंजाइम्स हमारे होंगे FMN, FAD और जो विटामिन होते हैं, मोस्टली विटामिन जो होते हैं वो कोएंजाइम्स होते हैं। विटामिन B1, B2, B3 एंड विटामिन सी। अब इसके अंदर दो एग्जांपल को ढंग से देख लेते हैं कि कौन कौन सा। विटामिन सी हाइड्रोलेज एंजाइम जो होता है प्रोलीन हाइड्रोलेज उसके साथ आपस में जुड़ा रहता है। ये प्रोलीन हाइड्रोलेज एंजाइम जो है वो कोलेजन फॉर्म में मदद करता है। जब हमने कोलेजन के बारे में पढ़ा था तो कोलेजन के अंदर पॉलीपेप्टाइड की तीन श्रृंखलाएं होती थी और वो तीन श्रृंखलाएं किसकी वजह से होती थी? प्रोलीन हाइड्रोक्सीप्रोलीन की वजह से। तो ये वही है, विटामिन सी जो है वो प्रोलीन हाइड्रोलेज के साथ अटैच रहता है ना कोलेजन फॉर्मेशन में। तो ये जो एंजाइम है वो विटामिन सी के साथ, और विटामिन सी जो है वो प्रोलीन के साथ तभी जुड़ता है जब हम कोलेजन फॉर्म करते हैं, ऑलवेज अटैच नहीं रहता है। अब हम देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 जो है वो NAD+ एंड NADP के साथ जुड़ता है। जब NAD+ और NADP जो रिएक्शन करते हैं वो विटामिन B3 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तब ये इसके साथ अटैच रहता है। तो जैसे विटामिन जो होते हैं वो FMN और FAD ये दोनों की दोनों ये सारे के सारे जो होते हैं वो कोएंजाइम्स होते हैं। रिएक्शन के बिना या एंजाइम से अटैच नहीं रहते हैं, सिर्फ जब ये इनको रिएक्शन करनी रहती है तब अटैच रहते हैं। मेटल, मेटल जो है वो फर्स्ट इनऑर्गेनिक, ऑब्वियसली मेटल है तो इनऑर्गेनिक होगा। ये भी अटैच नहीं रहते हैं, रिएक्शन के टाइम करते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से हमारे? जैसे क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो टाइलिन, टाइलिन को प्रेरित करता है। यदि टाइलिन रिएक्शन नहीं करेगा, यदि उसके पास क्लोरीन नहीं होगा तो कोफैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। कोफैक्टर के बिना उनके एंजाइम काम में नहीं करते, वो उनकी सक्रिय ऊर्जा कम नहीं कर सकते। तो मेटल के अंदर जैसे क्लोरीन आ गया, क्लोरीन जो है टाइलिन को सक्रिय करता है। जैसे Zn+2 कार्बोक्सी
पेप्टाइडेज एक एंजाइम है, पेप्टाइडेज Zn+2 कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को Cl- उसके बाद Cu+2 पता ही है साइटोक्रोम को करता है। जो हमारे ETS के अंदर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज लास्ट रिएक्शन होती है वो Cu+2 की उपस्थिति में ही होती है। ये हमारे कोफैक्टर हो गए, तीन टाइप्स के होते हैं, प्रोस्टैटिक, कोएंजाइम एंड मेटल। ठीक है, अब हम देखते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? अब हम देखते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। इनहिबिटर का मतलब क्या है? इनहिबिटर मतलब इनहिबीन कर रहे हैं, इनहिबीन। इनहिबीन का मतलब है रिएक्टिविटी को कम कर रहे हैं। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल, या वो होते हैं इरिवर्सिबल। या तो वो रिवर्सिबल होते हैं या वो होते हैं इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है कि इन इनहिबिटर्स को हटा के या सबस्ट्रेट की सांद्रता को ज्यादा करके इन्हें वापस प्राप्त किया जा सकता है। वापस रिएक्शन रेट मैक्सिमम प्राप्त की जा सकती है। और इरिवर्सिबल का मतलब है कि वापस प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, वापस प्राप्त नहीं। अब ये देखते हैं कि ये क्या रिवर्सिबल क्या है, रिवर्सिबल क्या है। रिवर्सिबल का मतलब है जैसे हमारा हो गया एंजाइम, एंजाइम के ऊपर एक तो ये है सबस्ट्रेट और एक ये है हमारा इनहिबिटर। तो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट में से कोई भी आके जुड़ सकता है। यदि हम सबस्ट्रेट की सांद्रता ज्यादा कर दें और इनहिबिटर की कम कर दें तो ये जो है ना सेम रिएक्शन दिखाता है और अपना Vmax को कंज्यूम कर लेता है, Vmax प्राप्त कर लेता है। तो ये रिवर्सिबल होती है, लेकिन ये इरिवर्सिबल होती है क्योंकि इनके अंदर जो है वो इनहिबिटर के लिए एक अलग साइट प्रेजेंट होती है यहाँ पर। तो यदि वो उस साइट पर आकर इनहिबिटर अटैच हो जाता है ना तो सबस्ट्रेट के लिए वो जो एक्टिव साइट होती है उसकी जगह ना चेंज हो जाती है, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है और वहां पर सबस्ट्रेट आकर नहीं जुड़ पाता। तो इस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। अब हमारे इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव एंड सेकंड आते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, आप देखो सब कुछ नाम से पता चलेगा क्या क्या है, इनमें सिर्फ आपको एग्जांपल्स लर्न करने होंगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं जो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करते हैं। ओके, सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करते हैं। सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करने का क्या मतलब है कि जो इनहिबिटर्स होंगे उनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ऑलमोस्ट सेम होगी, बिल्कुल सेम तो हो नहीं सकती, वो सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर से सेम होती है। ठीक है, सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर से सेम होती है। अब इसमें जो मैंने आपको पहले डायग्राम बताया था वही डायग्राम चलेगा कि हमने यहाँ पर बना दिया एक एंजाइम, इसका सबस्ट्रेट है ये, इसको बोला हमने सबस्ट्रेट और इसका जो इनहिबिटर है वो है ये। अब हम एग्जांपल लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल आता है इसके अंदर, एंजाइम का नाम हमने दिया सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहां पाया जाता है, पहले तो इसका जवाब दो। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो श्वसन रिएक्शन होती है उनके अंदर पाया जाता है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ना प्रेजेंट होकर उसके बाहर मतलब अंदर की जो उसकी मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर की तरफ स्थित रहता है, इसलिए स्पेसिफिक और मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम होता है, इसको बाद में भी लर्न करना पड़ेगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, सक्सिनेट, और इसका जो इनहिबिटर होता है वो होता है मेलोनेट। जो मेलोनेट है वो सक्सिनेट के समान स्ट्रक्चर रखता है, ऑलमोस्ट समान स्ट्रक्चर रखता है। तो ये जो है दोनों कॉम्पीट करते हैं। जैसे जब हमने ये जब रिएक्शन हो रही है सक्सिनेट की तो मेलोनेट डाल देते हैं ना, तो ये दोनों आपस में कंपटीशन करते हैं कि कौन इस एक्टिव साइट पर आकर पहले अटैच होगा। तो यदि सबस्ट्रेट आकर अटैच हो जाता है तो सबस्ट्रेट आकर अटैच हो गया तो हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट। और यदि सबस्ट्रेट आकर अटैच नहीं हुआ और उसकी बजाय हमारा अटैच हुआ इनहिबिटर, इनहिबिटर अटैच होने के बाद प्रोडक्ट जो है वो लेस बनता है, प्रोडक्ट लेस कम बनेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे एंजाइम्स पर आकर इनहिबिटर अटैच हो जाएगा। कुछ
ग्राफ कैसे बनता है, वो बनता है अतिपरवलय, ठीक है, अतिपरवलय। पहले वो लगातार इंक्रीज होता है क्योंकि जो सक्रिय ऊर्जा लगातार एंजाइम्स के एक्टिव साइट पर आकर सबस्ट्रेट अटैच होते रहते हैं। ये हमारा सिंपल वाला फर्स्ट है, ये हमारा Vmax है। Vmax का हाफ जो होगा वो क्या होगा, Km Vmax अपॉन 2, Vmax अपॉन 2। अब हमने क्या करा, इनहिबिटर डाल दिया। यदि हम सबस्ट्रेट के हमने इनहिबिटर डाल दिया तो जो Km है वो तो इंक्रीज हो जाएगा। ये जो सेकंड वाली लाइन है ये हमने इनहिबिटर वाली है, इनहिबिटर वाली लाइन है, जो सेकंड वाली लाइन है वो इनहिबिटर वाली लाइन है, ठीक है, इनहिबिटर। अब इसके अंदर बताओ कि ये जो दोनों लाइन है वो Vmax तक क्यों पहुंची। हमने क्या बोला कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के अंदर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की स्ट्रक्चर सेम होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, यदि हम सबस्ट्रेट की सांद्रता ज्यादा कर दें और इनहिबिटर की सांद्रता कम कर दें तो जो एंजाइम्स हैं उनके ऊपर सारे सबस्ट्रेट आकर जुड़ जाएंगे, क्योंकि सबस्ट्रेट की सांद्रता ज्यादा है तो एंजाइम किसको कंज्यूम करेगा, सबस्ट्रेट को। एंजाइम के एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आकर जुड़ जाएंगे तो हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाकर इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो सेम उसी पोटेंशियल के साथ होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल इनहिबिटर। यहां तक हो गया। अब इसके अंदर जो है हम सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाकर Vmax प्राप्त कर सकते हैं, हो गया समझ में। उसके बाद पर इसके अंदर जो Km वैल्यू थी वो Km वैल्यू आगे पहुंच गई, Km2, Km फर्स्ट, Km2 है जो आगे पहुंच गई। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के अंदर Vmax क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, क्योंकि Vmax को हम सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाकर उस पोटेंशियल तक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है Vmax जो है कांस्टेंट होगा और Km वैल्यू का क्या होगा, ग्राफ में देखने से पता चल रहा है Km वैल्यू का क्या होगा, Km वैल्यू जो है, Km जो माइकलिस स्थिरांक है वो इंक्रीज हो गया। ये दोनों पॉइंट्स लर्न करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आ गया कि Vmax कांस्टेंट क्यों रहा। Vmax जो है वो कांस्टेंट इसलिए रहा क्योंकि ये पोटेंशियल हम प्राप्त कर सकते हैं किससे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करके। हमने सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ा दी तो सारे सबस्ट्रेट आकर एक्टिव साइट पर आकर अटैच हो जाएंगे, इनहिबिटर नहीं होंगे, तो हम Vmax प्राप्त कर लेंगे। तो Vmax जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन Km जो है वो इंक्रीज हो गया। जो Vmax अपॉन 2 होगा वो आगे बढ़ गया, इससे ग्राफ में पता चल रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल कौन सा था हमारा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज वाला, जिसका जो सक्सिनेट और मैलेनेट, इसके अंदर इनहिबिटर कौन सा है, मैलेनेट इनहिबिटर था। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर यहां तक सब कुछ क्लियर है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का जो सेकंड एग्जांपल है वो है हमारा सल्फर ड्रग का, सल्फर ड्रग सेकंड एग्जांपल। जब हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं, बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो फॉलिक एसिड का फॉर्म करते हैं, फॉलिक एसिड फॉर्म करते हैं, तब हमारे अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। ये बात पता है सब लोगों को। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो वो हमें कौन सी दवाई देता है, उस ट्यूब पर देखना, वो जो होती है वो होती है सल्फर ड्रग, सल्फर ड्रग होती है। तो जब बैक्टीरिया, जैसे एक सबस्ट्रेट होता है पावा, और यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो होता है फॉलिकेज सिंथेटेज एंजाइम। पावा की फुल फॉर्म है यहाँ पर पी अमीनो बेंजोइक एसिड। ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, ऑब्वियसली बैक्टीरिया के अंदर रिएक्शन हो रही है। जो पावा है, जो इसका सबस्ट्रेट है, वहां एंजाइम फॉलिकेज सिंथेटेज एंजाइम होता है। जो पावा सबस्ट्रेट की उपस्थिति के अंदर फॉलिक एसिड फॉर्म करता है, फॉलिक एसिड फॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। तो हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमें दी सल्फर ड्रग, ठीक है, सल्फर ड्रग दी। तो सल्फर ड्रग का क्या काम होता है, यहाँ पर सल्फर ड्रग जो है वो इनहिबिटर है और
ये है हमारा सबस्ट्रेट। तो आप बताओ कि इनके अंदर दोनों की संरचना कौन सी समान होगी? तो यहाँ पर हम जब डायग्राम बनाएंगे तो फॉलिक सिंथेटिस का हमारा होगा ये वाला, पावा जो होगा वो हमारा होगा, पावा जो होगा वो हमारा क्या होगा? सबस्ट्रेट। सल्फर ड्रग जो होगी वो ऐसी होगी। तो यहाँ पर पावा के अणु और सल्फर ड्रग अणु आपस में कॉम्पीट करते हैं और रिएक्टिविटी कम करते हैं, मतलब ये जो इन्फेक्शन है उसको कम करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि फॉलिक सिंथेटिस एंजाइम की एक्टिव साइट पर पावा की जगह हमने दे दी उसे सल्फर ड्रग, तो सल्फर ड्रग कॉम्पीट करती है और सल्फर ड्रग आकर उसकी एक्टिव साइट पर आकर अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाता है। ये इसका सेकंड एग्जांपल था, यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर पर हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। यहाँ तक आगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के अंदर Vmax जो है वो कांस्टेंट रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, Vmax कांस्टेंट रहता है, Km जो है Km वैल्यू की मात्रा जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। सेकंड नंबर पर हमारा आता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं? सेकंड नंबर पर हम देखते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब है कि ये कॉम्पीट नहीं कर रहे। इनके अंदर क्या होता है, ये हमने बनाया हमारा एंजाइम, ये हमारी क्या हो गई एक्टिव साइट, जहां पर अगर कौन जुड़ना चाहता है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट अगर जुड़ना चाहता है एंजाइम के एक्टिव साइट पर, लेकिन इसके अंदर जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर के जुड़ने की जो साइट होती है वो सेपरेट होती है, यहाँ पर आकर इनहिबिटर जुड़ जाता है, तो इसका कोई कंपटीशन हुआ ही नहीं सबस्ट्रेट के साथ, क्योंकि इसके पास एंजाइम के अंदर एक अलग साइट है, इनहिबिटर साइट है जिसके ऊपर आकर इनहिबिटर अटैच हो जाता है। तो जो सबस्ट्रेट की सांद्रता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, उससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला, सबस्ट्रेट हो तो बढ़िया, नहीं हो तो बढ़िया। फिर उसके बाद एक बात बताओ कि ये इससे जुड़ गया, कि हमारा ये यहाँ पर जुड़ गया आकर इनहिबिटर आकर जुड़ गया, तो ये क्या परिवर्तन करता है? ऐसा क्या करता है इनहिबिटर आकर कि यहाँ पर जो है वो सबस्ट्रेट नहीं आ पाता, सबस्ट्रेट नहीं आता। ये क्या करता है, जो एक्टिव साइट होती है हमारी, सक्रिय जो स्थल होते हैं, उनकी संरचना परिवर्तित कर देता है, उनको विरूपित कर देता है, उनकी संरचना अलग कर देता है। तो ये विरूपित हो गए, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट आकर जुड़ेगा नहीं, सबस्ट्रेट की भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, तो वो यहाँ पर आकर जुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। ये काम करते हैं हमारे इनहिबिटर्स। और नॉन कॉम्पिटिटिव इसलिए क्योंकि इन दोनों की संरचना ना तो समान होती है और ना इनकी साइट समान होती है जहां पर आकर अटैच होते हैं, ठीक है। अब इसका बनाते हैं हम ग्राफ। V इसके अंदर रिएक्शन की जो अभिक्रिया की जो प्रगति है, अभिक्रिया जो है कहां तक पहुंची, अभिक्रिया लगातार बढ़ रही है, अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया लगातार बढ़ रही है। ये सिंपल वाला था जो हमारे साथ पहले बढ़ता है, ये हमारा Vmax है, Vmax का जो हाफ है वो हमारा Km है। इसके अंदर क्या होता है, जब शुरू करते हैं क्योंकि हम इसके Vmax तक तो पहुंच ही नहीं सकते, हम इसके Vmax तक तो पहुंच ही नहीं सकते, ये इसका Vmax है, क्योंकि सबस्ट्रेट की सांद्रता, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करो, जो इनहिबिटर है उसको कम करो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। सबस्ट्रेट की सांद्रता कितनी भी बढ़ाओ, सबस्ट्रेट की सांद्रता कितनी भी बढ़ाओ, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो इनहिबिटर, यदि इनहिबिटर रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट है, जैसे हम इसके लिए उदाहरण की बात करते हैं, जो एग्जांपल आएगा वो हमारा आएगा जो ETS होता है, ETS का जो लास्ट फॉर्म होता है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है ETC, उसका जो लास्ट स्टेप होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, जिसे बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। ये तो एंजाइम का नाम हो गया कि कौन सा एंजाइम वहां काम आता है। तो वहां पर हमारा यदि हम साइनाइड, आपको पता है साइनाइड एक ऐसा जहर है जो हमें मौत दे देता है और खतरनाक मौत होती है साइनाइड से। साइनाइड की वजह से ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाती, इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण कर पाती, जिसकी वजह से एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, हमें श्वसन सांस लेने में हमें कठिनाई होती है, साइनाइड से हम मर जाते हैं। तो जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है उसके ऊपर CN के लिए साइट होती है, यदि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम के यहाँ पर साइनाइड आके अटैच हो गया तो वो ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं देता,
ऑक्सीजन को जुड़ने ही नहीं देता, फिर चाहे आप ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी भी बढ़ाओ, हम सबस्ट्रेट की सांद्रता कितनी भी बढ़ाएं, पर इनहिबिटर यदि अटैच हो गया तो वो विरूपित कर देता है एंजाइम को, उसके बाद कोई मतलब नहीं है सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाने का। तो मतलब ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल, इन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर क्या Vmax ऑब्वियसली दिख रहा है कि अभिक्रिया की जो रेट है वो तो हमेशा कम होने वाली है, कम तो होगी क्योंकि किसी ना किसी एंजाइम से आके तो जुड़ेगा ही हमारा सबस्ट्रेट जो इनहिबिटर है। तो Vmax इसके अंदर यहाँ लिखते हैं Vmax डिक्रीज एंड Km जो है वो कांस्टेंट। इसका एग्जांपल कौन सा है, हमारा साइनाइड और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वाला इसका एग्जांपल है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कंप्लीट हो गए, हमारे इनहिबिटर्स कंप्लीट हो गए। अब हम एक एंजाइम हम एक और एंजाइम देखते हैं कि उसमें क्या है। जब हम इसके अंदर ग्राफ बनाते हैं तो इन दोनों इनहिबिटर्स के अंदर कैसा ग्राफ बन रहा है, हमारा हाइपरबॉलिक या अति परवलय, परवलय तो बोलते हैं इसको, परवलय प्रकार का बन रहा है। अब हम देखते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम के अंदर कैसा ग्राफ बनता है। अब हमारा आता है नोट है, ये कोफैक्टर्स हो गए, इनहिबिटर्स हो गए, हमारा नोट है एलोस्टेरिक एंजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसका जो ग्राफ है, हमारे जो प्रीवियस ग्राफ थे जो नॉन कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव वो बन रहे थे हमारे हाइपरबॉलिक अति परवलय, इसके अंदर जो ग्राफ है वो बनता है सिग्मॉइड, ठीक है, और उसके बाद में जाके कांस्टेंट, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। अब एलोस्टेरिक एंजाइम क्या है, एलोस्टेरिक एंजाइम के अंदर एलोस्टेरिक एंजाइम के अंदर बहुत सारी साइट्स होती हैं, इसके अंदर एक से ज्यादा सक्रिय स्थल प्रेजेंट रहते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम का मतलब है इसके अंदर ढिलाव पाया जाता है, इसके अंदर कुछ फिक्स नहीं है चीजें। तो ये दो तो हमारी हो गई एक्टिवेशन साइट, सक्रिय स्थल, यहाँ पर हमारा एक्टिवेटर जुड़ सकता है, यहाँ पर हमारा इनहिबिटर। इसी वजह से, इस स्ट्रक्चर की वजह से ये एलोस्टेरिक एंजाइम है। तो इसके अंदर जो ग्राफ बनता है वो सिग्मॉइड बनता है। ये हमारी अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया की प्रगति की अभिक्रिया कितनी हो गई, कितना प्रोडक्ट बन गया, ये है हमारी जो वेलोसिटी है वो, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, वही सबसे पहले लैग फेज आती है, फिर लॉग फेज आती है, उसके बाद हमारी स्टेशनरी फेज आ जाती है। तो पहले तो जो है वो चीजें स्लो चलती है, फिर एक टाइम आता है जब मैक्सिमम स्पीड के साथ जो रिएक्शन होने लग जाती है, फिर उसके बाद ये लास्ट में काम हो जाती है और स्टेशनरी फेज में चली जाती है, ठीक है। एलोस्टेरिक एंजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम के अंदर एक से ज्यादा सक्रिय स्थल होते हैं, इनके अंदर एक्टिवेटर भी होता है, एक्टिवेशन साइट भी होती है और इनहिबिट साइट भी होती है, इन्हें बोलते हैं एक्टिवेटर। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास फॉस्फोफ्रक्टो काइनेज एंजाइम, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज हमारे ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम है, इसके अंदर फर्स्ट होता है यदि एडीपी, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम के साथ यदि एडीपी अटैच हो गया, रिएक्शन रेट इंक्रीज, रिएक्शन रेट इंक्रीज। सेकंड यदि एटीपी अटैच हो गया तो डिक्रीज। ये इसके लिए एक्टिवेटर का काम करता है और ये एटीपी जो है वो इनहिबिटर का काम करता है। यहां तक हो गया, ये इसका टॉपिक था एलोस्टेरिक एंजाइम। ये हमारा एंजाइम कंप्लीट हो गया। एंजाइम के अंदर एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है जिसे बोलते हैं एंजाइम कमीशन नंबर, ठीक है। हमने जब टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पढ़ा था तो उसमें कितने प्रकार के एंजाइम हुआ करते थे, 6 टाइप्स। कौन कौन से, ऑर्थोलेल, ठीक है। तो एंजाइम कमीशन नंबर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रकार के एंजाइम है तो नामकरण के लिए एक इको एंजाइम कमीशन नंबर दिया है। एंजाइम कमीशन नंबर के अंदर 4 पॉइंट होते हैं, जैसे हमने लिखा 5213, तो 5213, 5 तो ये चेंजेबल होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये जो होंगे फर्स्ट जो लेटर होंगे वो तो होंगे 6, क्योंकि
क्योंकि ये हमारे कितने वर्गों में बांटा था, हमने 6 वर्गों में बांटा था, तो ये थी हमारी क्लास, ये हमारी सब क्लास। जो थर्ड नंबर पे आता है वो होता है सब सब क्लास, और ये पर्टिकुलर एंजाइम नंबर। ये एंजाइम कमीशन ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम्स के नॉमेनक्लेचर के लिए पद्धति दी थी, जिसके अंदर तो फर्स्ट जो लेटर होता है, फर्स्ट जो नंबर होता है वो क्लास को डिनोट करता है। ये हमने 6 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर O3 पढ़ा था, 1 2 3 4 5 6, ये इनके नंबर होते हैं। यहाँ हमारा बायोमोलिक्यूल चैप्टर एंजाइम सब कुछ कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब